हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 238 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो वीडियो है 81 नंबर से शुरू होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 181 नंबर से शुरू हो रहा है। ये आपका वीडियो का पहला नंबर है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए व्यक्तिवादियों से है, आदर्शवादियों से है, अराजकतावादियों से है, मार्क्सवादियों से है। तो आंसर क्या हो जाएगा 81 का? बी सही हो जाएगा, आदर्शवादियों से है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है आदर्शवादियों से। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। आदर्शवादी राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इसके अनुसार व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर भी अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। कांट, हीगल, ग्रीन, वेडले, बोसांके आदि प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो आंसर जाएगा डी के साथ, इनमें से सभी जो है आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा, ये सभी क्या है? राज्य के उद्देश्य हैं, कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य हैं। व्याख्या देख लीजिए आप। कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित होता है और इस संबंध में लोकहित से तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। आधुनिक राज्य में कल्याणकारी की राज्य की अवधारणा इंग्लैंड के बेबेरिज रिपोर्ट के आने के बाद मूर्तिमान हुई। आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनैतिक सुरक्षा, सभी व्यक्तियों को रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी आदि प्रमुख रूप से कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर है आपका। निम्न में से कौन शाफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? निम्न में से कौन शाफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? कार्ल डाइच, गुन्नार मिल्डल, लेनिन, रूसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूसो रहना चाहिए, यहाँ पे रूसी है दोस्तों, रूसो होना चाहिए उस तरह। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी गुन्नार मिंडल कर लेंगे आप तो ये आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए आप। गुन्नार मिंडल ने अपनी विख्यात कृति एशियन ड्रामा में नवोदित एवं विकासशील देशों के लिए सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। नई नई आज़ादी मिलने के बाद भी इन राज्यों ने में न तो पर्याप्त रूप से सामाजिक अनुशासन का विकास हो पाया है और न ही व्यवस्था एवं उद्देश्य के लिए एक समन्वित निष्ठा का विकास हो पाया है। आगे चलते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन है। सामंतवादी इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। शहर राज्य, रोमन साम्राज्य, पवित्र रोम साम्राज्य, सभी तीनों। तो आंसर क्या हो जाएगा 84 का? सी सही हो जाएगा दोस्तों, पवित्र रोमन। क्या हो जाएगा? पवित्र रोमन साम्राज्य। तो सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था, तो वो था पवित्र रोमन साम्राज्य में देखने को मिलता है। व्याख्या देख लीजिए इसका। सामंती राज्य का उदय और पवित्र रोम साम्राज्य की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध घटना थी। इसने राजनीतिक क्षेत्र में विखंडन परंतु धार्मिक क्षेत्र में एकीकरण को प्रदर्शित किया। पोप ईसाई साम्राज्य की शक्ति बन गया तथा सभी शासकों पर नियंत्रण स्थापित
कर लिया। परिणाम स्वरूप सामंती राज्य का उदय हुआ। आगे देखते हैं, आपका 185 नंबर क्वेश्चन है और पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए कि स्थानीय कानूनों को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों को निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है संप्रभुता कहलाता है, ऑप्शन बी है सत्ता कहलाता है, ऑप्शन सी है वैधता कहलाता है, ऑप्शन डी है राज्य कहलाता है। तो आंसर जाएगा डी के साथ, ये कहा जाता है राज्य। इसको क्या कहा जाता है, राज्य कहलाता है। व्याख्या देखिए, स्थानीय कानूनों को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है। क्योंकि राज्य उन लोगों का ऐसा समुदाय है जो अस्थायी रूप से किसी प्रदेश पर वास करता हो, जो सामान्य कानूनों, आदतों व रीति रिवाजों से एक सामूहिक निकाय के रूप में जुड़ा हो, जो अपनी सीमाओं के भीतर सभी लोगों व वस्तुओं पर नियंत्रण का प्रयोग करे, एक संगठित सरकार के माध्यम से स्वतंत्र प्रभुसत्ता का प्रयोग करे, जो शुद्ध या शांति करने तथा विश्व के सभी समुदायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में सक्षम हो। आगे चलते हैं, 186 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो कार्ल मार्क्स क्या मानता है, राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। इसको आप ये देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपका जैसे ही एक और दूसरे से हुआ तो आप मिलान करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और दूसरे से बस एक ही है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा, बाकी का सब मिलान कर लीजिएगा। जैसे अब बी का पहले से हो जाएगा, प्रत्यक्षवाद क्या है, राज्य का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। प्रत्यक्षवाद राज्य का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। अधिनायकवाद का आप जानते ही हैं कि अधिनायकवाद क्या करता है, एक व्यक्ति या दल में असीमित शक्ति उत्पन्न होती है रहती है। ये वाला इससे कर लेंगे, ये वाला इससे कर देंगे। अराजकतावाद क्या है, राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है, ऐसा अराजकतावादियों का मानना था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। मिलान में वही चीज़ है, देख लीजिए एक बार। वैज्ञानिक समाजवाद राज्य शोषण का यंत्र है मानता है। प्रत्यक्षवाद मानता है कि राज्य का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। अराजकतावाद राज्य अनावश्यक अवांछनीय दोनों है। अधिनायकवाद कहता है एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है, ऐसा है। आगे चलते हैं, 187 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी मिलान करना है आपको। दर्शन शास्त्र किससे है, तो दर्शन शास्त्र में जैसे मन का, दर्शन शास्त्र में मन का, राजनीतिक में क्या है, शक्ति का, राजनीतिक में शक्ति का हो जाएगा। समाज शास्त्र जो हो जाएगा स्तर विन्यास हो जाएगा आपका, देख लेंगे। अर्थशास्त्र आपका व्यापार से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरह आप मिलान कर लेंगे। तो इस तरह जब आप मिलान करेंगे तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। पहले का 4 इसमें एक ही मिल रहा है, तो आपका ए मिलान यहीं पे होगा और सब मिलाने की जरूरत नहीं है। तो 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह आप देख लेंगे। दर्शन शास्त्र में मन का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में व्यापार से संबंधित है, समाजशास्त्र स्तर विन्यास का करता है। तो ये सब चीज़ें आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए। 188 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय जो है पंचायती राज शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है भूमि सुधारों का नहीं आता है, सॉरी नहीं आता है, यहाँ पे देखिएगा। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जाएगा बी के साथ, ठीक है। न्यायिक पुनर्वीक्षण आपका आंसर हो जाएगा, बी आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए। न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। अब पंचायती राज्य के बारे में जानना है तो ये जान लीजिए थोड़ा सा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत
शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि ये विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया। तत्पश्चात 72वें संविधान संशोधन विधेयक 1991 द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ। आगे चलते हैं, आपका 189 नंबर क्वेश्चन। 189 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में संशोधन के विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अगला को इसका व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन शक्ति और उसके लिए क्रियान्वयन संविधान अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 368 याद रखेंगे। 190 नंबर क्वेश्चन है और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो ये सबको मालूम होगा, 1991 में लाया गया था। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1991 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19(1), 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 343 संशोधन किए गए थे। तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।